दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। उस रात हवाओं में कुछ असामान्य था। राजमहल की ऊंची प्राचीरों से टकराती ठंडी हवा जैसे कोई अनकहा रहस्य फुसफुसा रही हो। दीपक जल तो रहे थे, लेकिन उनकी लौ स्थिर नहीं थी। कभी कांपती, कभी झुकती, जैसे आने वाले समय की आहट दे रही हो। यह वही महल था जिसने वर्षों तक सत्ता, परंपरा और अनुशासन को संतुलन में रखा था। लेकिन आज उस संतुलन के भीतर एक अदृश्य दरार जन्म ले रही थी, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, पर जिसे समय अवश्य उजागर करने वाला था। सिंहासन कक्ष में रानी मृगनयनी अकेली बैठी थीं। उनका आसन सीधा था, चेहरा शांत और आंखों में गहरी स्थिरता थी। लेकिन उस स्थिरता के भीतर निरंतर चलती गणनाएं छिपी थीं। उनके सामने पत्थर की मेज पर राज्य से जुड़े कई दस्तावेज खुले पड़े थे। सीमाओं की स्थिति, करों का लेखा, सैनिकों की संख्या, पर इन सब के बीच एक चित्र रखा था जो उन सभी कागजों से अधिक उनका ध्यान खींच रहा था। वह चित्र था राजकुमार देवांश का। साधारण वस्त्रों में, बिना किसी आभूषण के, चेहरे पर एक हल्की सहज मुस्कान। वह मुस्कान किसी भावी राजा की नहीं, बल्कि किसी ऐसे मनुष्य की लगती थी जिसे सत्ता से अधिक मनुष्यता में विश्वास हो। रानी ने धीरे धीरे उस चित्र को उंगलियों से छुआ। यह स्पर्श स्नेह का नहीं था, यह परख का था। उनकी आंखों में एक प्रश्न था, इतनी सरलता क्या सच है, या फिर यह सबसे गहरी चाल है जो स्वयं को भोलेपन के आवरण में छिपाए हुए है। रानी जानती थी कि राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जिस पर कोई संदेह न करे। तलवार से अधिक भयावह वह मुस्कान होती है जो लोगों के मन में जगह बना ले, और देवांश वह ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा था। उसी समय महल के दूसरे छोर पर खुले आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। वहां कोई शाही वैभव नहीं था, कोई प्रहरी नहीं था, केवल कुछ घायल सैनिक, एक बूढ़ा सेवक और एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी हथेली पर पट्टी बंधी थी। उन्हीं के बीच राजकुमार देवांश बैठा था। वह किसी राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि किसी अपने की तरह घायलों के पास झुका हुआ था। उसने स्वयं अपने हाथों से पानी पिलाया, जड़ी बूटियों को पीसा और बिना किसी दिखावे के घावों पर लगाया। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, बस एक शांत विश्वास था जो दर्द को कुछ पल के लिए भूलने पर मजबूर कर देता है। बूढ़े सेवक ने संकोच से कहा कि यह काम वैद्यों का है और राजकुमार को विश्राम करना चाहिए। लेकिन देवांश ने हल्के से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा कि जब तक किसी का दर्द कम करने की क्षमता है, तब तक विश्राम विलास है। उसके लिए यह सेवा कोई विशेष कार्य नहीं था, यह उसके स्वभाव का हिस्सा था। उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि महल की परछाइयों में खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, और उसकी दृष्टि में इस सेवा के लिए कोई सम्मान नहीं, बल्कि शंका और भय था। वह व्यक्ति रानी मृगनयनी का गुप्त मंत्री केतन था। उसने देवांश को देखते हुए एक भी भाव प्रकट नहीं किया, केवल सब कुछ अपने भीतर दर्ज करता रहा। कुछ ही समय बाद वह वहां से लौटकर सीधे रानी के कक्ष में पहुंचा और औपचारिक प्रणाम के बाद बोला कि राजकुमार इस समय भी प्रजा के बीच हैं और घायलों की सेवा कर रहे हैं, वह भी बिना किसी विशेष आज्ञा के। रानी की भौहों में क्षण भर के लिए तनाव उभरा, फिर वह हल्की मुस्कान में बदल गया, वही मुस्कान जिसमें मिठास कम और धार अधिक होती है। रानी ने धीमे स्वर में दोहराया कि बिना आज्ञा के। उनके लिए यही शब्द सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। सत्ता में अनुशासन ही सबसे बड़ा नियम होता है, और जो उसे तोड़ता है, चाहे वह करुणा के नाम पर ही क्यों न हो, वह भविष्य में सबसे बड़ा प्रश्न बन सकता है। केतन चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि इस स्वर में बोले गए शब्द निर्णय का संकेत होते हैं। रानी ने कहा कि राजकुमार लोगों के हृदय में स्थान बना रहा है, और यही बात उसे अच्छा होने के साथ साथ खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि जिस दिन जनता का भरोसा किसी एक व्यक्ति में सिमटने लगता है, उस दिन सिंहासन डगमगाने लगता है। इधर देवांश बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ढाढ़स बंधा रहा था। बच्ची ने मासूमियत से पूछ लिया कि क्या वह राजा बनेगा। देवांश हंस पड़ा और बोला कि वह राजा नहीं बनना चाहता, वह बस चाहता है कि किसी को फिर कभी चोट न लगे। उसके शब्द सच्चे थे, लेकिन यही सच्चाई आने वाले समय में उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बनने वाली थी,
क्योंकि सत्ता के गलियारों में सच्चाई अक्सर अपराध बन जाती है। उस रात महल सो गया, लेकिन योजनाएं जागती रहीं। रानी मृगनयनी ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए मन ही मन ठान लिया कि भोलेपन की यह परत कितनी गहरी है, यह जानना आवश्यक है। उन्होंने केतन को आदेश दिया कि सूर्योदय से पहले उन्हें प्रमाण चाहिए। प्रमाण इस बात का कि राजकुमार देवांश वास्तव में जितना सरल दिखाई देता है उतना ही है, या फिर वह सिंहासन के लिए सबसे शांत लेकिन सबसे बड़ा खतरा है। और उसी क्षण से एक ऐसा खेल शुरू हो गया जिसमें एक और निष्कपट हृदय था और दूसरी ओर अनुभव से बनी हुई चालाक बुद्धि। देवांश उस रात चैन की नींद सो गया, यह जाने बिना कि उसकी करुणा पर पहली बार संदेह की मुहर लग चुकी है और आने वाला दिन उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। सूरज उगने से पहले ही महल की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। यह हलचल सेवकों की नहीं थी, यह उन विचारों की थी जो चुपचाप दीवारों से टकरा रहे थे। रानी मृगनयनी की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उन्होंने करवटें बदली थीं, लेकिन मन एक ही प्रश्न पर अटका रहा, क्या भोलेपन का यह रूप सच में निष्कपट है या फिर यह सत्ता तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित मार्ग है। उन्हें अपने जीवन के वे दिन याद आ रहे थे जब उन्होंने भी पहली बार राजनीति को समझा था, जब उन्होंने जाना था कि सबसे पहले निशाना वही बनता है जिस पर कोई शक नहीं करता। सूर्योदय होते ही केतन उपस्थित हुआ। उसके हाथ में कोई दस्तावेज नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर वह गंभीरता थी जो आने वाले तूफान का संकेत देती है। उसने बताया कि रात भर उसने महल के बाहर और भीतर लोगों से बात की, सैनिकों से, सेवकों से, यहाँ तक कि घायलों से भी। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, देवांश। कोई उसे दयालु कह रहा था, कोई धर्मात्मा, कोई उसे भविष्य का आदर्श बता रहा था। यह सुनकर रानी ने गहरी सांस ली। उन्हें यह पुष्टि नहीं चाहिए थी कि देवांश अच्छा है, उन्हें यह जानना था कि क्या वह खतरनाक है। और यही सबसे कठिन सत्य था, क्योंकि अच्छाई जब लोकप्रिय हो जाती है तब वह सत्ता के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन जाती है। उसी सुबह देवांश अपने कक्ष से बाहर आया तो उसने महल का वातावरण बदला हुआ पाया। सेवकों के चेहरे पर संकोच था, सैनिकों की दृष्टि में प्रश्न। उसे यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन अभी भी बीती रात की बच्ची और घायल सैनिकों में उलझा हुआ था। वह सीधे मंदिर की ओर गया, जहां रोज की तरह प्रार्थना करता था। वहां उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि वह सही मार्ग पर चलता रहे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसे यह आभास नहीं था कि परिणाम अब उसके नियंत्रण में नहीं रहे। मंदिर से लौटते समय उसे केतन ने रोका। स्वर में औपचारिकता थी, पर आंखों में वह ठंडापन जो केवल सत्ता के निकट रहने वालों में आता है। केतन ने कहा कि रानी उसे मिलने के लिए बुला रही हैं। देवांश ने बिना किसी प्रश्न के सिर झुका दिया। उसके लिए यह बुलावा सामान्य था, लेकिन उसके भीतर कहीं हल्की सी आशंका जन्म लेने लगी। फिर भी उसने स्वयं को समझाया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को डरने की क्या आवश्यकता। सिंहासन कक्ष में पहुंचते ही उसने देखा कि रानी अकेली नहीं थी। कुछ मंत्री, कुछ वरिष्ठ सेनापति और दरबार के विश्वस्त लोग वहां उपस्थित थे। यह देखकर देवांश को आश्चर्य हुआ। रानी ने उसे पास आने का संकेत किया और बहुत शांत स्वर में पूछा कि क्या उसने रात को बिना अनुमति के प्रजा के बीच समय बिताया। देवांश ने बिना झिझक सच कहा कि हाँ, उसने ऐसा किया क्योंकि वहां घायल लोग थे और उसे लगा कि उनकी सहायता करना उसका कर्तव्य है। उसकी आवाज में कोई सफाई नहीं थी, कोई भय नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। रानी ने वही प्रश्न दोहराया, बिना अनुमति के। उन्होंने समझाया कि राज्य में हर कार्य नियम और अनुशासन से चलता है। देवांश ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उसने नियम तोड़ा है, लेकिन उसके शब्दों में यह भी था कि उसने जो किया वह मनुष्यता के लिए किया। दरबार में एक क्षण का मौन छा गया। कुछ मंत्री उसकी ओर सहानुभूति से देख रहे थे, तो कुछ की आंखों में असहजता थी। रानी ने यह सब देखा और समझ गई कि समस्या अब और गहरी हो चुकी है। रानी ने आदेश दिया कि देवांश को कुछ समय के लिए राजकार्य से दूर रखा जाए। यह कोई दंड नहीं था, बल्कि एक परीक्षण था। देवांश ने बिना विरोध इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन यह निर्णय महल की दीवारों के भीतर ही नहीं रुका। जैसे ही यह बात बाहर पहुंची, लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे।
कुछ ने कहा कि रानी अन्याय कर रही हैं, कुछ ने कहा कि यह राजनीति है, और इस तरह बिना किसी प्रयास के देवांश का नाम चर्चा का केंद्र बन गया। राज्य के बाहर, बाजारों में, गांवों में लोग फुसफुसाने लगे। वे कहने लगे कि ऐसा राजकुमार जो स्वयं प्रजा के घावों पर हाथ रखता है, उसे कैसे दंडित किया जा सकता है। यह बातें रानी तक पहुंची और हर शब्द उनके संदेह को और मजबूत करता गया। उन्होंने महसूस किया कि यदि समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो भावनाएं सत्ता से टकराने लगेंगी। उधर देवांश अपने कक्ष में बैठा हुआ यह सब सुन रहा था। सेवक चुपचाप बातें करते, सैनिक निगाहें चुराते। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका भोलेपन किसी के लिए प्रश्न बन गया है। फिर भी उसके मन में कोई क्रोध नहीं था। उसके भीतर केवल एक पीड़ा थी कि क्या सेवा करना सच में अपराध है। उसी पीड़ा के साथ उसने निश्चय किया कि वह अब और भी सावधानी से चलेगा, ताकि किसी को यह न लगे कि वह कुछ पाने के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि स्पष्टीकरण अक्सर संदेह को और गहरा कर देता है। रानी मृगनयनी ने केतन को अगला आदेश दिया। देवांश की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, उसके शब्दों को, उसके मौन को, सब कुछ। यह कोई शत्रुता नहीं थी, यह सत्ता की सुरक्षा थी। रानी जानती थी कि यदि देवांश सच में निर्दोष है तो समय उसे सिद्ध कर देगा, और यदि नहीं तो समय ही उसे उजागर करेगा। इन्हीं दिनों राज्य में एक छोटी सी घटना घटी। एक गांव में अकाल की स्थिति बन गई। नियमों के अनुसार सहायता भेजने में समय लगना था, लेकिन देवांश ने यह सुना और बिना किसी आदेश के वहां पहुंच गया। उसने अपने हाथों से अन्न बांटा, लोगों को ढाढ़स बंधाया। यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोगों के लिए यह करुणा थी, लेकिन रानी के लिए यह एक और चेतावनी थी। अब प्रश्न केवल नियम तोड़ने का नहीं था, बल्कि लोकप्रियता का था। दरबार में चर्चा तेज हो गई। कुछ मंत्री खुलकर कहने लगे कि देवांश भविष्य के लिए सही उत्तराधिकारी हो सकता है। यह सुनते ही रानी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह संघर्ष अब केवल विचारों का नहीं रहा, यह सत्ता की दिशा तय करने वाला बन गया है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि देवांश को एक ऐसा कार्य सौंपा जाएगा जहां उसका भोलेपन और उसकी सच्चाई दोनों की परीक्षा हो सके। देवांश को बुलाया गया और बताया गया कि उसे सीमावर्ती क्षेत्र की देखरेख करनी होगी, जहां विद्रोह की आशंका है। यह एक कठिन कार्य था और उसमें असफलता का अर्थ था राजनीतिक पतन। देवांश ने बिना किसी भय के इसे स्वीकार किया। उसके लिए यह एक अवसर था, न कि साजिश। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह वहां भी लोगों का विश्वास जीत सका तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रानी जानती थी कि यह मार्ग कांटों से भरा है। उन्होंने केतन से कहा कि यह यात्रा केवल देवांश की नहीं, बल्कि उसके भोलेपन की भी परीक्षा होगी, क्योंकि सीमाओं पर करुणा नहीं, निर्णय काम आते हैं। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां हर कदम पर देवांश को यह समझना था कि निष्कपट हृदय के साथ सत्ता की दुनिया में चलना कितना कठिन है, और रानी मृगनयनी को यह देखना था कि क्या चालाक बुद्धि सच में हमेशा विजयी होती है, या कभी कभी सच्चाई भी इतिहास बदल देती है। राज्य के लोग यह सब नहीं जानते थे। वे केवल यह महसूस कर रहे थे कि कुछ बदल रहा है। हवा में वही असामान्यता फिर से घुलने लगी थी जैसे शुरुआत में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब यह परिवर्तन केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं था, यह पूरे राज्य की दिशा तय करने वाला था। सीमावर्ती क्षेत्र की ओर प्रस्थान का दिन आ पहुंचा। महल के प्रांगण में कोई उत्सव नहीं था, कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी। यह यात्रा जितनी शांत दिख रही थी, उतनी ही गहरी उथल पुथल अपने भीतर समेटे हुए थी। देवांश ने साधारण वस्त्र पहने, न कोई विशेष अंगरक्षक चुना, न कोई राजसी ठाठ। उसके साथ कुछ सैनिक थे, कुछ अधिकारी, और उनका नेतृत्व कर रहा था सेनापति विराट, जो वर्षों से सीमाओं पर लड़ता आया था और सत्ता की चालों को भी भली भांति समझता था। विराट की आंखों में अनुभव था, लेकिन देवांश को देखकर उसके भीतर भी एक अनकहा प्रश्न उठ रहा था। क्या यह युवक सच में इतना भोला है, या फिर वह अपनी सरलता से सबको भ्रमित कर रहा है? जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, महल की दीवारें पीछे छूटती गईं और रास्ते की धूल सामने आने लगी।
गांवों से गुजरते समय लोग देवांश को पहचानते थे। कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, कोई अपने बच्चों को आगे कर देता, कोई दूर से ही सिर झुका देता। यह सब देवांश के लिए असहज था। वह बार बार सैनिकों से कहता कि उसे राजकुमार की तरह नहीं, एक साधारण यात्री की तरह देखा जाए। लेकिन लोगों की आंखों में जो विश्वास था वह किसी आदेश से नहीं बदल सकता था। यही वह दृश्य था जिसकी कल्पना भी रानी मृगनयनी को बेचैन कर देती। सीमावर्ती क्षेत्र पहुंचते ही स्थिति का गंभीर स्वरूप सामने आया। वहां न केवल अकाल की मार थी, बल्कि वर्षों से उपेक्षा का गुस्सा भी जमा हो चुका था। कुछ गांवों में लोग खुलेआम कर देने से मना कर रहे थे। कुछ स्थानों पर हथियारबंद समूह सक्रिय थे जो स्वयं को न्याय का रक्षक कहते थे, लेकिन उनके तरीके हिंसक थे। सेनापति विराट ने देवांश को समझाया कि यहाँ निर्णय में जरा सी नरमी पूरे क्षेत्र को विद्रोह की आग में झोंक सकती है। देवांश ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में यह प्रश्न लगातार उठ रहा था कि क्या हर समस्या का समाधान तलवार से ही निकलता है। पहले ही दिन देवांश ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वह ऊंचे आसन पर नहीं बैठा, बल्कि उनके बीच जमीन पर बैठ गया। यह दृश्य सबको चौंकाने वाला था। कुछ अधिकारियों को यह नाटक लगा, कुछ को कमजोरी, लेकिन देवांश ने उनसे सीधे पूछा कि वर्षों से यहाँ की समस्याएं क्यों नहीं सुलझीं। धीरे धीरे बात खुलने लगी। किसी ने कहा कि अनाज समय पर नहीं पहुंचता, किसी ने कहा कि कर वसूलने वाले निर्दयी हैं, किसी ने कहा कि उनकी सुनवाई कभी होती ही नहीं। देवांश चुपचाप सब सुनता रहा। उसने न किसी को टोका, न किसी को आश्वासन दिया, बस सुनता रहा, जैसे हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा हो। अगले दिन उसने गांवों का दौरा शुरू किया। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी शाही घोषणाओं के। उसने भूखे बच्चों को देखा, थकी हुई आंखों वाली स्त्रियों को देखा और उन युवकों को देखा जिनकी आंखों में आक्रोश था। उसने महसूस किया कि विद्रोह अचानक पैदा नहीं होता, उसे वर्षों की अनदेखी जन्म देती है। उसी शाम उसने आदेश दिया कि भंडार खोल दिए जाएं और अनाज तुरंत बांटा जाए। अधिकारियों ने विरोध किया, नियमों का हवाला दिया, लेकिन देवांश ने कहा कि नियम मनुष्य के लिए होते हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। यह वाक्य कुछ के लिए प्रेरणा बना, कुछ के लिए खतरे की घंटी। यह समाचार तेजी से फैला। सीमावर्ती क्षेत्र में पहली बार किसी शासक प्रतिनिधि ने बिना शर्त सहायता दी थी। लोगों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन साथ ही देवांश की लोकप्रियता और बढ़ गई। यह वही बात थी जिसकी आशंका रानी मृगनयनी ने की थी। महल में बैठे बैठे उन्हें हर दिन सीमाओं से आने वाली खबरें मिल रही थीं। केतन उन्हें बताता कि लोग देवांश का नाम लेकर बातें कर रहे हैं, कि वे उसे अपना मानने लगे हैं। रानी का चेहरा शांत रहता, लेकिन भीतर योजनाएं और जटिल होती जा रही थीं। सीमाओं पर स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी, लेकिन उसी समय एक नई समस्या उभरी। विद्रोही समूहों के नेता ने संदेश भेजा कि वह देवांश से मिलना चाहता है। सेनापति विराट ने इसे जाल बताया। उसने कहा कि यह सीधी साजिश हो सकती है और वहां जाना आत्मघाती होगा, लेकिन देवांश ने मिलने का निश्चय किया। उसके लिए यह सत्ता का नहीं, संवाद का प्रश्न था। उसने कहा कि जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक समझेंगे कैसे। विराट को यह निर्णय मूर्खता लगा, लेकिन आदेश मानना उसका कर्तव्य था। मुलाकात एक सुनसान स्थान पर तय हुई। देवांश बहुत कम सुरक्षा के साथ वहां पहुंचा। सामने से विद्रोहियों का नेता आया, एक मध्यम आयु का व्यक्ति जिसकी आंखों में वर्षों का क्रोध और पीड़ा दोनों थे। उसने देवांश से सीधे पूछा कि क्या वह भी बाकी शासकों की तरह वादे करके चला जाएगा। देवांश ने कहा कि वह वादा नहीं करेगा, वह केवल वही करेगा जो उसके वश में होगा। यह उत्तर अप्रत्याशित था। बातचीत लंबी चली, पर भी लगे, प्रश्न भी उठे, लेकिन पहली बार हथियारों की जगह शब्दों ने जगह बनाई। जब देवांश लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष। उसे लगा कि शायद समाधान की दिशा मिल रही है। लेकिन उसी रात महल में एक और चाल चली जा चुकी थी। केतन ने रानी को सूचना दी कि कुछ दरबारी जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे हैं कि देवांश विद्रोहियों से गुप्त समझौता कर रहा है। यह अफवाह धीरे धीरे दरबार में फैलने लगी। रानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इसे रोका भी नहीं। उनके लिए यह देखना आवश्यक था कि यह अफवाह किस दिशा में जाती है।
सीमाओं पर देवांश को इस अफवाह की भनक लगी। कुछ अधिकारी उससे दूरी बनाने लगे, कुछ सैनिकों के व्यवहार में ठंडापन आ गया। देवांश समझ गया कि अब उसके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। फिर भी उसने अपने मार्ग से विचलित होना उचित नहीं समझा। उसने राहत कार्य जारी रखे, संवाद जारी रखा। उसके लिए यह परीक्षा व्यक्तिगत नहीं थी, यह उसके सिद्धांतों की परीक्षा थी। उधर रानी मृगनयनी के मन में द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। एक ओर उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा था कि देवांश की नीयत में कोई खोट नहीं है, दूसरी ओर यह भी सच था कि उसकी बढ़ती लोकप्रियता सिंहासन के लिए भविष्य में संकट बन सकती है। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या सत्ता की रक्षा के लिए निर्दोष को भी कठोरता से परखना आवश्यक है। राजनीति ने उन्हें सिखाया था कि भावनाएं कमजोरी होती हैं, लेकिन मां बनने का अनुभव उन्हें यह भी सिखाता था कि हर सत्य को दबाना अंततः विनाश को जन्म देता है। सीमाओं पर एक निर्णायक घटना घटी। विद्रोही समूह के कुछ लोग अचानक हिंसक हो उठे और एक चौकी पर हमला कर दिया। सेनापति विराट ने तुरंत कड़ा जवाब देने की तैयारी की। देवांश ने उसे रोका और कहा कि पहले यह पता किया जाए कि हमला किसने और क्यों किया। जांच में पता चला कि यह हमला उन लोगों ने किया था जिन्हें बातचीत पसंद नहीं थी, जो अराजकता से लाभ उठाना चाहते थे। देवांश ने उन्हें पकड़वाया, लेकिन दंड के रूप में मृत्यु दंड नहीं दिया। उसने सार्वजनिक रूप से कारण बताए और दंड सुनाया। यह निर्णय कठिन था, लेकिन संतुलित था। इस घटना के बाद सीमाओं पर शांति स्थापित होने लगी। लोगों ने देखा कि न्याय केवल कठोरता से नहीं, समझ से भी हो सकता है। देवांश का सम्मान और बढ़ा, लेकिन महल में बैठे लोगों के लिए यह सम्मान अब चिंता में बदल चुका था। रानी मृगनयनी ने अंततः निर्णय लिया कि देवांश को वापस बुलाया जाए। यह यात्रा बहुत कुछ तय करने वाली थी। जब देवांश महल लौटा तो वातावरण फिर वही था, शांत लेकिन भीतर से भारी। उसने जो किया था उसका लेखा जोखा दिया गया। कुछ मंत्रियों ने उसकी प्रशंसा की, कुछ ने उसके निर्णयों पर सवाल उठाए। रानी ने सब सुना, बिना किसी भाव के। अंत में उन्होंने कहा कि देवांश ने सीमाओं पर व्यवस्था बहाल की है, लेकिन उसने यह भी सिद्ध कर दिया है कि उसकी सोच परंपरागत सत्ता से अलग है। यह वाक्य न प्रशंसा था न आलोचना, यह एक चेतावनी थी। उस रात देवांश अपने कक्ष में अकेला बैठा रहा। उसने सोचा कि उसने जो किया वह सही था। फिर भी वह समझ गया कि सत्ता की दुनिया में सही होना पर्याप्त नहीं होता। वहीं दूसरी ओर रानी मृगनयनी अपने कक्ष में बैठी भविष्य के नक्शे बना रही थीं। उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कहानी अब साधारण नहीं रही। यह केवल चालाक रानी और भोले राजकुमार की कथा नहीं थी। यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जहां बुद्धि और निष्कपटता आमने सामने खड़ी थीं। और पूरे राज्य में हवा में वही अनकही बेचैनी फिर से तैर रही थी। लोग इसे शब्द नहीं दे पा रहे थे, लेकिन महसूस कर रहे थे कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास की दिशा बदल देगा। क्योंकि अब यह प्रश्न केवल सत्ता का नहीं रहा था, यह प्रश्न बन चुका था, क्या भोलेपन में भी शासन करने की शक्ति हो सकती है, या फिर चालाकी ही हमेशा सिंहासन तक पहुंचती है। रानी मृगनयनी के कक्ष में उस रात दीपक देर तक जलता रहा। बाहर अंधेरा घना था, लेकिन भीतर उससे भी गहरी परछाइयां चल रही थीं। देवांश के लौटने के बाद महल में जो शांति दिखाई दे रही थी वह वास्तविक नहीं थी। यह वह शांति थी जो तूफान से ठीक पहले आती है। रानी खिड़की के पास खड़ी थीं और दूर आकाश को देख रही थीं। उनके मन में बार बार वही दृश्य उभर रहा था। सीमाओं पर लोगों के बीच खड़ा देवांश, बिना भय, बिना दिखावे के। वह जानती थीं कि यह छवि जितनी पवित्र दिखती है उतनी ही सत्ता के लिए असहज भी है, क्योंकि जिस दिन जनता किसी एक चेहरे में आशा देखने लगती है उस दिन राज सिंहासन अपने आप सवालों के घेरे में आ जाता है। अगले दिन दरबार लगाया गया, लेकिन वातावरण बदला हुआ था। पहले जहां औपचारिकता और दूरी होती थी, अब वहां उत्सुकता और फुसफुसाहट थी। मंत्री एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे हर कोई यह जानना चाहता हो कि अगला कदम कौन उठाएगा। देवांश सामान्य रूप से उपस्थित था, न अधिक बोलने की कोशिश, न स्वयं को अलग दिखाने का प्रयास।
लेकिन उसकी चुप्पी ही अब लोगों का ध्यान खींच रही थी। वह जितना शांत रहता उतना ही प्रभावी प्रतीत होता, यह प्रभाव अनजाने में ही सही, लेकिन सत्ता की पुरानी व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा था। रानी ने उस दिन कोई बड़ा निर्णय नहीं सुनाया। उन्होंने केवल इतना कहा कि सीमाओं पर किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और आगे की नीति उसी के आधार पर तय होगी। यह कथन साधारण था, लेकिन इसके पीछे की चुप्पी असाधारण थी। केतन यह समझ गया कि रानी अभी अंतिम चाल चलने से पहले पूरे खेल को और स्पष्ट देखना चाहती हैं। राजनीति में जल्दबाजी अक्सर हार की वजह बनती है और मृगनयनी यह भूल करने वाली नहीं थी। उधर देवांश के मन में भी बदलाव आ चुका था। सीमाओं पर बिताया गया समय उसे बहुत कुछ सिखा गया था। उसने पहली बार महसूस किया था कि करुणा और शासन के बीच संतुलन कितना कठिन होता है। वह समझ गया था कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। लेकिन फिर भी उसने अपने भीतर के उस भोलेपन को पूरी तरह त्यागने का निर्णय नहीं किया। वह मानता था कि यदि वह अपने स्वभाव से ही समझौता कर ले तो फिर सत्ता पाने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। इन दिनों महल के बाहर लोगों की गतिविधियां बढ़ने लगी। कभी कोई प्रतिनिधि आता, कभी कोई साधारण किसान। वे सीधे राजा से नहीं, बल्कि देवांश से मिलने की इच्छा जताते। यह बात दरबारियों को चुभने लगी। कुछ मंत्रियों ने आपस में कहना शुरू कर दिया कि यह स्थिति लंबे समय तक चली तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो देवांश में भविष्य की स्थिरता देख रहे थे। यह दो ध्रुवों में बंटता हुआ दरबार रानी के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार विभाजन अधिक गहरा था। एक दिन अचानक राजा का स्वास्थ्य बिगड़ गया। यह समाचार पूरे महल में फैल गया। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, औषधियां दी गईं, लेकिन राजा की स्थिति स्थिर नहीं हो रही थी। इसी के साथ एक अनकहा प्रश्न हवा में तैरने लगा। यदि राजा कुछ समय के लिए भी शासन न कर पाए तो राज्य की बागडोर किसके हाथ में होगी? यह प्रश्न किसी ने जोर से नहीं पूछा, लेकिन हर मन में था और हर नजर अनायास ही देवांश की ओर चली जाती थी। रानी मृगनयनी ने यह सब देखा। उन्होंने महसूस किया कि समय अब उनके हाथ से फिसल सकता है। इसलिए उन्होंने एक परिषद बुलाने का निर्णय लिया। एक ऐसी परिषद जिसमें केवल विश्वस्त लोग हों। उस परिषद में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य को भावनाओं से नहीं, नीति से चलाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकप्रियता क्षणिक होती है, लेकिन सत्ता को दीर्घकालिक स्थिरता चाहिए। यह भाषण किसी के नाम पर नहीं था, लेकिन उसका लक्ष्य सब समझ रहे थे। देवांश को भी परिषद में बुलाया गया। उससे सीधे पूछा गया कि यदि उसे कभी शासन का भार सौंपा जाए तो वह कैसे निर्णय लेगा। यह प्रश्न अचानक था, लेकिन देवांश ने बिना हड़बड़ाए उत्तर दिया। उसने कहा कि वह निर्णय लेते समय नियमों को देखेगा, लेकिन उनसे पहले मनुष्यता को। उसने यह भी स्वीकार किया कि हर बार उसका निर्णय सही हो, यह आवश्यक नहीं, लेकिन वह हर निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं लेगा। इस उत्तर ने कुछ लोगों को प्रभावित किया, कुछ को भयभीत किया, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का अर्थ था स्वतंत्र सोच। परिषद समाप्त हुई, लेकिन उसके प्रभाव लंबे समय तक रहने वाले थे। महल के गलियारों में अब खुलेआम दो मत दिखाई देने लगे थे। एक पक्ष मानता था कि देवांश जैसा व्यक्ति ही भविष्य में राज्य को टूटने से बचा सकता है। दूसरा पक्ष यह मानता था कि ऐसा व्यक्ति व्यवस्था को कमजोर कर देगा। रानी दोनों पक्षों की बातें सुन रही थीं, लेकिन कोई संकेत नहीं दे रही थीं। उनकी चुप्पी अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी थी। इसी बीच एक और घटना घटी। सीमावर्ती क्षेत्र से खबर आई कि वहां फिर से कुछ असंतोष पनप रहा है। यह खबर सुनते ही कई मंत्रियों ने देवांश की ओर उंगली उठाई और कहा कि उसकी नरमी का यही परिणाम है। देवांश ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसने यह अवश्य कहा कि असंतोष को दबाने से नहीं, समझने से समाप्त किया जा सकता है। यह वाक्य रानी के मन में देर तक गूंजता रहा। वह समझ रही थीं कि यह संघर्ष अब बाहरी नहीं, आंतरिक हो चुका है। राजा की स्थिति कुछ सुधरी, लेकिन पूरी तरह नहीं। राज्य को अस्थायी रूप से चलाने के लिए निर्णय लेने पड़े। रानी ने स्वयं आगे आकर कई आदेश दिए। यह स्पष्ट हो गया कि फिलहाल सत्ता उन्हीं के हाथ में है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था
कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं रह सकती। उत्तराधिकारी का प्रश्न अब टलने वाला नहीं था। एक शाम रानी ने देवांश को निजी कक्ष में बुलाया। यह बुलावा औपचारिक नहीं था। कक्ष में केवल 2 लोग थे, मां और पुत्र, रानी और राजकुमार। रानी ने पहली बार राजनीति से हटकर उससे बात की। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह सच में सत्ता चाहता है। देवांश ने स्पष्ट कहा कि वह सत्ता नहीं चाहता, लेकिन यदि उससे अपेक्षा की गई तो वह पीछे भी नहीं हटेगा। उसने यह भी कहा कि वह रानी के अनुभव का सम्मान करता है, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना नहीं कर सकता। यह बातचीत लंबी नहीं थी, लेकिन गहरी थी। रानी ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि देवांश का भोलेपन दिखावा नहीं है, वह सच में वैसा ही है। और यही सत्य उन्हें सबसे अधिक डराने लगा, क्योंकि राजनीति में सच्चे लोग या तो इतिहास बनते हैं या फिर इतिहास द्वारा कुचल दिए जाते हैं। उस रात रानी ने एक निर्णय लिया, जिसे उन्होंने अभी किसी को बताया नहीं। यह निर्णय न तो पूरी तरह कठोर था, न ही पूरी तरह कोमल। यह एक ऐसी परीक्षा थी जो आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट कर देगी। उन्होंने केतन को बुलाया और कहा कि राज्य के भीतर ही एक ऐसी परिस्थिति बनाई जाए जहां देवांश को बिना किसी सहारे के निर्णय लेना पड़े। न जनता का दबाव, न दरबार का समर्थन, केवल उसका विवेक। देवांश को इस योजना की कोई जानकारी नहीं थी। वह अपने कक्ष में बैठा हुआ आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। बाहर हवा फिर से बदलने लगी थी। वही अनकही बेचैनी, वही असामान्यता, जैसे पूरा राज्य सांस रोककर किसी निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। और इस प्रतीक्षा के बीच एक प्रश्न धीरे धीरे सबके मन में आकार ले रहा था। यदि कभी ऐसा समय आया जब चालाकी और निष्कपटता में से किसी एक को चुनना पड़े, तो इतिहास किसका साथ देगा? क्योंकि अब यह केवल देवांश और रानी मृगनयनी की कथा नहीं रही थी। यह उस सिद्धांत की कथा बन चुकी थी जो यह तय करेगा कि शासन का भविष्य किस मार्ग पर चलेगा। रानी मृगनयनी का आदेश बिना शोर के अमल में लाया गया। न कोई घोषणा हुई, न किसी को आभास होने दिया गया कि यह एक सोची समझी योजना है। महल के भीतर कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, कुछ पुराने नियमों को अचानक लागू कर दिया गया और कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिनका प्रभाव सीधे प्रजा पर नहीं, बल्कि प्रशासन की रीढ़ पर पड़ता था। बाहर से देखने पर यह सब सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसमें देवांश को स्वयं आगे आकर निर्णय लेना ही पड़ता। यह वह परिस्थिति थी जहां न तो लोकप्रियता काम आने वाली थी, न ही सहानुभूति, केवल विवेक और साहस की परीक्षा थी। कुछ ही दिनों में देवांश ने महसूस किया कि उसके पास आने वाले लोग कम हो गए हैं। जो पहले सहजता से सलाह देते थे, अब दूरी बना रहे थे। कुछ अधिकारी निर्णय लेने में टालमटोल करने लगे, जैसे वे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। सीमाओं से आने वाली फाइलें जानबूझकर अधूरी रखी जा रही थीं। यह सब अचानक नहीं था और देवांश यह समझने में देर नहीं लगा सका कि यह एक प्रकार का मौन दबाव है। पहले जहां विरोध खुला था, अब वह चुप्पी में बदल चुका था, और यह चुप्पी कहीं अधिक भारी थी। इसी दौरान राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र से एक गंभीर समाचार आया। वहां का प्रमुख नगर, जो व्यापार और अनाज वितरण का केंद्र था, अचानक प्रशासनिक शून्य में चला गया था। नगराध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया था। कारण अस्पष्ट थे और उसके बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। अनाज के भंडार बंद थे, कर संग्रह रुका हुआ था और व्यापारियों में असमंजस फैल चुका था। यह स्थिति सीमाओं से भी अधिक खतरनाक थी, क्योंकि यह राज्य के हृदय को प्रभावित कर रही थी। दरबार में इस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि वहां सैनिक भेजे जाएं। कुछ ने कहा कि नया अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। रानी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन अंत में केवल इतना कहा कि यह विषय देवांश के संज्ञान में लाया जाए। यह वाक्य छोटा था, लेकिन इसके भीतर पूरा संकेत छिपा था। देवांश समझ गया कि अब यह जिम्मेदारी अनौपचारिक रूप से उसके कंधों पर डाल दी गई है। देवांश ने उस नगर की यात्रा का निर्णय लिया, लेकिन इस बार बिना किसी आदेश के, बिना किसी औपचारिक अधिकार के।
यह उसका पहला ऐसा कदम था जहां वह न प्रतिनिधि था न उत्तराधिकारी, बल्कि केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्थिति सुधारनी थी। उसके साथ न तो विराट था न कोई अनुभवी मंत्री, केवल कुछ विश्वसनीय सैनिक और एक दो लेखाकार थे जिनका काम केवल देखना और लिखना था। नगर में प्रवेश करते ही स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो गई। बाजार आधे खुले थे, लोगों के चेहरों पर अनिश्चितता थी और हर बातचीत में एक ही प्रश्न था, अब कौन सुनेगा। देवांश ने सबसे पहले नगर के प्रमुख लोगों को बुलाया, लेकिन इस बार वह उनके बीच बैठकर नहीं बल्कि सामने खड़ा होकर बोला। उसकी आवाज में न विनय थी न कठोरता, बल्कि एक स्थिर स्पष्टता थी। उसने कहा कि वह आदेश देने नहीं आया है, बल्कि यह देखने आया है कि व्यवस्था क्यों रुकी और उसे फिर से कैसे चलाया जा सकता है। बातचीत के दौरान धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। नगराध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के दबाव में पद छोड़ा था। ऊपर से आने वाले आदेशों में विरोधाभास था। कर वसूली और अनाज वितरण के नियम आपस में टकरा रहे थे। हर अधिकारी अपने स्तर पर सही था, लेकिन पूरी व्यवस्था मिलकर गलत हो चुकी थी। यह सुनकर देवांश को पहली बार एहसास हुआ कि समस्या केवल लोगों की नीयत में नहीं, बल्कि नियमों की जटिलता में भी है। उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अस्थायी रूप से कुछ नियमों को स्थगित कर दिया और नगर के भीतर एक सीमित परिषद बनाई, जिसमें व्यापारी, किसान और छोटे अधिकारी शामिल थे। यह परिषद निर्णय नहीं लेती थी, बल्कि सुझाव देती थी। अंतिम निर्णय देवांश स्वयं लेता था और पहली बार उसे यह भार महसूस हुआ कि निर्णय का अर्थ केवल सही होना नहीं, बल्कि उसके परिणामों को सहना भी होता है। कुछ निर्णयों से लोग संतुष्ट हुए, कुछ नाराज, कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ, कुछ को घाटा, लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे चलने लगी। अनाज के भंडार खुले, कर संग्रह पुनः प्रारंभ हुआ और नगर की धड़कन लौटने लगी। यह सफलता आसान नहीं थी और न ही पूरी तरह प्रशंसनीय। कई लोग यह कहने लगे कि देवांश नियमों से ऊपर जाकर शासन करना चाहता है। कुछ ने इसे सुधार कहा, कुछ ने इसे अराजकता की शुरुआत। महल तक यह समाचार पहुंचा। केतन ने सब कुछ विस्तार से रानी को बताया। उसने यह भी जोड़ा कि देवांश ने यह सब बिना किसी आधिकारिक आदेश के किया है। रानी ने चुपचाप सुना। उनके चेहरे पर न क्रोध था न प्रसन्नता। वह केवल यह देख रही थीं कि उनका पुत्र इस परीक्षा में किस दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने महसूस किया कि देवांश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अब संकोच के साथ साथ निर्णय की कठोरता भी आ रही थी और यही परिवर्तन सबसे निर्णायक था। नगर से लौटते समय देवांश थका हुआ था। यह थकान शरीर की नहीं, मन की थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि हर सही निर्णय किसी न किसी को गलत लगता है। उसने पहली बार यह भी जाना था कि सत्ता में रहते हुए पूर्ण नैतिकता संभव नहीं होती। फिर भी उसने यह निश्चय किया कि वह जानबूझकर अन्याय नहीं करेगा, चाहे उसे कितना ही अकेला क्यों न पड़ना पड़े। महल लौटने पर उसका स्वागत औपचारिक था, न प्रशंसा न आलोचना। रानी ने केवल इतना पूछा कि क्या उसने वहां से कुछ सीखा। देवांश ने उत्तर दिया कि उसने सीखा है कि शासन में करुणा आवश्यक है, लेकिन करुणा को दिशा देने के लिए अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। यह उत्तर सुनकर रानी के भीतर कुछ स्थिर हुआ। यह वही संतुलन था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन जिसे पाने के लिए उन्हें अपने ही पुत्र को कठिन रास्तों से गुजरने देना पड़ा था। उसी समय दरबार में विरोध का स्वर भी तेज होने लगा। कुछ मंत्री अब खुलेआम कहने लगे कि देवांश नियमों को तोड़ रहा है। कुछ ने यह भी कहा कि यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में वह परंपराओं को पूरी तरह नष्ट कर देगा। यह स्वर रानी के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार उसमें भय अधिक था, क्योंकि परिवर्तन अब कल्पना नहीं, वास्तविकता बन चुका था। राजा की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। वैद्य स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन संकेत साफ थे। राज्य को शीघ्र ही स्थायी नेतृत्व की आवश्यकता होगी। यह प्रश्न अब टालना संभव नहीं था। रानी ने यह समझ लिया कि निर्णय का समय निकट है और यह निर्णय केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की दिशा तय करेगा। एक रात रानी और देवांश फिर आमने सामने बैठे। इस बार कोई प्रश्न नहीं था, कोई परीक्षा नहीं थी, केवल मौन था।
अंततः रानी ने कहा कि सत्ता का मार्ग सरल नहीं होता और जो उस पर चलता है उसे अकेले चलना पड़ता है। देवांश ने सिर झुकाकर कहा कि वह अकेले चलने से नहीं डरता, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से राज्य टूटे। यह उत्तर सुनकर रानी ने पहली बार बिना राजनीति के मुस्कुराया। उस क्षण दोनों समझ गए कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी प्रकृति बदल चुकी है। अब यह टकराव नहीं, संक्रमण था। पुरानी व्यवस्था और नई सोच के बीच एक पुल बन रहा था, और उस पुल पर चलना जितना आवश्यक था उतना ही जोखिम भरा भी। बाहर रात फिर से गहरी हो गई थी। हवाओं में वही बेचैनी थी, लेकिन अब उसमें एक नई ध्वनि भी जुड़ गई थी, परिवर्तन की। राज्य यह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन यह तय था कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा, क्योंकि अब कहानी केवल चालाक रानी और भोले राजकुमार की नहीं रही थी। यह उस क्षण की कहानी बन चुकी थी जहां भोलेपन में भी बुद्धि आ चुकी थी और चालाकी पहली बार स्वयं से प्रश्न करने लगी थी। समय अब धीरे नहीं बल्कि अपने पूरे भार के साथ आगे बढ़ने लगा था। महल की दीवारों के भीतर जो परिवर्तन अब तक फुसफुसाहट में था वह स्पष्ट स्वर लेने लगा था। दरबार में बैठने की व्यवस्था बदली नहीं थी, लेकिन दृष्टियां बदल चुकी थीं। जहां पहले रानी मृगनयनी के शब्द अंतिम माने जाते थे, वहां अब देवांश की उपस्थिति भी उतनी ही भारी लगने लगी थी। वह कुछ कहता नहीं था, फिर भी उसकी चुप्पी कई निर्णयों से अधिक प्रभाव छोड़ जाती थी। यही बात उन लोगों को सबसे अधिक असहज कर रही थी जिनकी शक्ति शोर, नियमों और भय पर टिकी हुई थी। राजा की स्थिति लगातार डांवाडोल बनी हुई थी। कुछ दिन वह स्वयं दरबार में आ जाते, कुछ दिन केवल नाम मात्र के आदेश निकलते। राज्य के भीतर यह बात फैल चुकी थी कि वास्तविक शासन अब दो ध्रुवों के बीच झूल रहा है। एक ओर अनुभव और रणनीति से बनी रानी मृगनयनी और दूसरी ओर अनुभव से जन्म लेती हुई नई दृष्टि देवांश। यह स्थिति अस्थिर थी और अस्थिरता में अवसर ढूंढने वाले लोग हमेशा सक्रिय हो जाते हैं। उसी समय पश्चिमी व्यापार मार्ग से एक गंभीर समाचार आया। वहां के कुछ बड़े व्यापारी संघों ने कर देना रोक दिया था और अपने निजी सुरक्षा दल खड़े कर लिए थे। यह विद्रोह खुला नहीं था, लेकिन भीतर से राज्य की आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर रहा था। मामला केवल धन का नहीं था, यह अधिकार का था। यदि यह उदाहरण बन जाता तो बाकी क्षेत्र भी वही करने लगते। दरबार में हड़कंप मच गया। कई मंत्रियों ने तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की। कुछ ने कहा कि सैनिक भेजकर व्यापार मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जाए। रानी मृगनयनी ने यह विषय देवांश के सामने रखा, लेकिन इस बार उनके स्वर में परीक्षा नहीं बल्कि चुनौती थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह स्थिति करुणा से नहीं सुलझेगी, यह सत्ता की परीक्षा है। देवांश ने बात सुनी और पहली बार उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि यह मामला सीमाओं या नगरों जैसा नहीं है। यहाँ लोग भूखे नहीं थे बल्कि ताकतवर थे, और ताकतवर लोग केवल संवेदना से नहीं झुकते। देवांश ने कुछ समय मांगा। यह मांग साधारण थी, लेकिन दरबार में खलबली मच गई। कुछ मंत्रियों ने इसे कमजोरी कहा, लेकिन रानी ने समय दिया। वह देखना चाहती थी कि अब देवांश किस दिशा में जाएगा। क्या वह केवल अच्छे इरादों तक सीमित रहेगा या सत्ता की कठोरता को भी समझेगा। देवांश ने व्यापार मार्गों की पूरी व्यवस्था का अध्ययन शुरू किया। उसने पुराने समझौते निकलवाए, कर नियमों की प्रतियां मंगवाईं और उन अधिकारियों से बात की जो वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े थे। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि व्यापारियों की नाराजगी पूरी तरह अनुचित नहीं थी। वर्षों से कर की दरें बढ़ती रही थीं, लेकिन बदले में सुरक्षा और सुविधाएं घटती गई थीं। व्यापारियों ने पहले कई बार शिकायत की थी, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिले थे, समाधान नहीं। इस बार देवांश ने सैनिक भेजने से पहले एक अलग रास्ता चुना। वह स्वयं उस व्यापारिक क्षेत्र में गया, बिना किसी बड़े लाव लश्कर के। यह खबर फैलते ही व्यापारी संघों में हलचल मच गई। उन्हें उम्मीद थी कि कोई अधिकारी आएगा, कोई आदेश सुनाएगा, लेकिन स्वयं राजकुमार का आना उनके लिए अप्रत्याशित था। बैठक हुई, लेकिन यह बैठक किसी सभा भवन में नहीं बल्कि एक पुराने गोदाम में हुई, जहां कभी राज्य का अनाज रखा जाता था। देवांश ने साफ शब्दों में कहा
कि कर न देना अपराध है और इसे राज्य सहन नहीं करेगा। यह वाक्य सुनकर कई लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने उससे नरमी की अपेक्षा की थी। लेकिन इसके बाद उसने यह भी कहा कि अपराध से पहले वह कारण जानना चाहता है, और यदि राज्य ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है तो वह उसे स्वीकार करेगा। बातचीत तीखी रही। व्यापारियों ने भी खुलकर कहा कि वे अब केवल आदेश नहीं मानेंगे। उन्होंने आंकड़े रखे, नुकसान बताए और यह भी कहा कि राज्य उनकी मेहनत से लाभ उठाता रहा है, लेकिन संकट में उन्हें अकेला छोड़ देता है। देवांश ने सब सुना। इस बार उसने तुरंत कोई राहत नहीं दी, न कोई नियम स्थगित किया। उसने केवल इतना कहा कि 3 दिनों में वह अपना निर्णय सुनाएगा और तब तक कोई भी पक्ष कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेगा। 3 दिन राज्य के लिए भारी थे। दरबार में अफवाहें उड़ती रहीं। कोई कहता था कि देवांश व्यापारियों के सामने झुक जाएगा, कोई कहता था कि अब वह सैनिक कार्रवाई करेगा। रानी मृगनयनी चुप थीं। उनके लिए यह निर्णायक क्षण था। यदि देवांश यहाँ संतुलन नहीं साध पाया तो उसकी पूरी छवि बिखर सकती थी। तीसरे दिन देवांश ने अपना निर्णय सुनाया। उसने कर न देने की अवधि को अवैध घोषित किया और उस दौरान हुए नुकसान की भरपाई का आदेश दिया। साथ ही उसने कर नियमों की तत्काल समीक्षा की घोषणा की और यह भी स्पष्ट किया कि जिन सुविधाओं का वादा किया गया था उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने व्यापारियों के निजी सुरक्षा दलों को भंग करने का आदेश दिया और कहा कि सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और वही इसे निभाएगा। यह निर्णय न पूरी तरह कठोर था, न पूरी तरह नरम। कुछ व्यापारी नाराज हुए, कुछ ने इसे स्वीकार किया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि देवांश अब केवल सुनने वाला नहीं रहा, वह निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता भी रखता है। इस घटना के बाद राज्य के भीतर एक नई चर्चा शुरू हुई। देवांश अब बदल रहा है। महल लौटने पर वातावरण पहले जैसा नहीं था। कुछ मंत्री अब खुलकर उसका विरोध करने से हिचकने लगे थे, कुछ ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। रानी मृगनयनी ने यह सब देखा और समझा कि उनका पुत्र अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। सत्ता का स्वाद एक बार जिसे लग जाता है, वह चाहे न चाहे उससे मुक्त नहीं हो पाता। राजा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इस बार वैद्य भी स्पष्ट थे। समय कम था। महल में शोक और तैयारी साथ साथ चलने लगी। उत्तराधिकारी का प्रश्न अब किसी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि तत्काल आवश्यकता बन चुका था। दरबार बुलाया गया, लेकिन यह दरबार सामान्य नहीं था। इसमें शब्द कम और नजरें अधिक थीं। रानी मृगनयनी ने सबके सामने पहली बार स्पष्ट कहा कि राज्य को स्थिर नेतृत्व चाहिए और यह निर्णय भावनाओं से नहीं, राज्य हित से लिया जाएगा। उन्होंने देवांश की ओर देखा, फिर मंत्रियों की ओर। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य संभालेगा उसे केवल जनता का नहीं, बल्कि व्यवस्था का भी भार उठाना होगा। यह वाक्य किसी घोषणा से कम नहीं था। देवांश ने उस क्षण कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह क्षण उसके लिए भी उतना ही भारी है। वह अपने भीतर द्वंद्व महसूस कर रहा था। वह सत्ता चाहता नहीं था, लेकिन वह यह भी देख चुका था कि सत्ता के बिना परिवर्तन संभव नहीं। यह समझ अब उसके भोलेपन को चुपचाप पीछे धकेल रही थी, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं रही थी। राज्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर कदम इतिहास लिखने वाला था। बाहर प्रजा अनजान थी, लेकिन भीतर निर्णय पक रहा था। रानी मृगनयनी ने अपने जीवन की सबसे कठिन भूमिका निभाई थी, एक मां की और एक शासक की, और अब उन्हें दोनों के बीच संतुलन साधना था। रात फिर से गहरी हो रही थी। महल के गलियारों में दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ पहले जैसी नहीं थी। वह स्थिर थी, जैसे किसी निर्णय को स्वीकार कर चुकी हो। देवांश अपने कक्ष में बैठा था, आंखें बंद किए। वह जानता था कि सुबह कुछ बदला हुआ होगा, शायद राज्य, शायद वह स्वयं। और उसी क्षण कहीं दूर इतिहास ने अपनी सांस रोकी हुई थी, क्योंकि अगला सूर्योदय केवल एक नए दिन का नहीं, बल्कि एक नए युग का संकेत लेकर आने वाला था, जहां भोलेपन और बुद्धि के बीच की रेखा मिटने वाली थी, और जहां सत्ता को पहली बार स्वयं से यह प्रश्न पूछना था कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। सूर्योदय के साथ ही महल की हवा में
एक अजीब सी गंभीरता उतर आई। यह केवल राजा की बिगड़ती स्थिति का प्रभाव नहीं था, बल्कि उस निर्णय का भार था जो अब टल नहीं सकता था। जैसे जैसे सूर्य की किरणें प्राचीरों पर पड़ी, वैसे वैसे दरबारियों के मन में छिपे प्रश्न भी उजागर होने लगे। कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि आज से पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। राजा की शैया के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया था। वैद्य भीतर आते जाते रहे, लेकिन उनके चेहरों से स्पष्ट था कि आशा अब बहुत सीमित रह गई है। रानी मृगनयनी भीतर जाकर कुछ समय तक राजा के पास बैठी। वर्षों की साझी सत्ता, संघर्ष और समझौतों की स्मृतियां उनके मन में एक साथ उमड़ पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन ने उन्हें हमेशा निर्णय लेने वाला बनाया, लेकिन आज का निर्णय सबसे भारी है, क्योंकि आज उन्हें केवल राज्य नहीं, अपने पुत्र का भविष्य भी तय करना है। उसी समय महल के दूसरे छोर पर देवांश भी जाग चुका था। रात भर उसकी नींद बार बार टूटती रही थी। उसके भीतर कोई भय नहीं था, लेकिन एक गहरी जिम्मेदारी का बोध था जो अब स्पष्ट आकार ले रहा था। उसने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या वह सच में उस भार के लिए तैयार है जिसे अब इतिहास उसके कंधों पर रखने वाला है, और यदि वह पीछे हटता है तो क्या यह उसकी सच्चाई होगी या कायरता। दरबार बुलाया गया। इस बार उसमें केवल मंत्री और सेनापति नहीं थे, बल्कि राज्य के कुछ वरिष्ठ प्रतिनिधि भी थे। वातावरण बोझिल था, कोई औपचारिक उद्घोषणा नहीं हुई। रानी मृगनयनी ने धीरे धीरे सभा की ओर देखा और फिर स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजा शासन के योग्य स्थिति में नहीं है और राज्य को तुरंत एक निर्णायक व्यवस्था की आवश्यकता है। यह वाक्य सुनते ही सभा में हलचल हुई, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। सभी जानते थे कि यह सत्य है। इसके बाद जो हुआ वह वर्षों तक स्मरण किया जाने वाला था। कुछ मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा कि रानी स्वयं औपचारिक रूप से शासन संभाले। कुछ ने देवांश का नाम लिया। कुछ ने यह भी कहा कि परिषद के माध्यम से अस्थायी शासन चलाया जाए। मत बढ़ गए। यह विभाजन अब स्पष्ट हो चुका था। रानी मृगनयनी ने सब सुना। फिर उन्होंने देवांश की ओर देखा और उससे पूछा कि वह इस स्थिति को कैसे देखता है। यह प्रश्न केवल औपचारिक नहीं था, यह परीक्षा भी थी और स्वीकारोक्ति का अवसर भी। देवांश कुछ क्षण चुप रहा। पूरे दरबार की दृष्टि उस पर टिकी हुई थी। फिर उसने कहा कि राज्य को नेतृत्व चाहिए, लेकिन ऐसा नेतृत्व जो भय से नहीं, विश्वास से चले। उसने यह भी कहा कि यदि उसे यह दायित्व दिया जाता है तो वह इसे किसी अधिकार की तरह नहीं, बल्कि सेवा की तरह स्वीकार करेगा। यह उत्तर कुछ लोगों को आदर्शवादी लगा, कुछ को अपरिपक्व, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट थी। देवांश अब निर्णय से भाग नहीं रहा था। वह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार था, भले ही उसके भीतर द्वंद्व बना हुआ था। रानी मृगनयनी ने उसी क्षण एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने घोषणा की कि देवांश को सीमित अधिकारों के साथ कार्यकारी शासन सौंपा जाएगा और वे स्वयं उसकी निगरानी करेंगी। यह न पूर्ण सत्ता थी, न पूर्ण नियंत्रण। यह एक सेतु था, पुरानी व्यवस्था और आने वाले समय के बीच। कुछ मंत्रियों ने विरोध किया, लेकिन निर्णय लिया जा चुका था। यह रानी की अंतिम बड़ी राजनीतिक चाल थी, एक ऐसी चाल जिसमें उन्होंने न तो अपने अनुभव को पूरी तरह त्यागा, न ही अपने पुत्र को बिना परीक्षा के सिंहासन सौंपा। यह व्यवस्था राज्य को समय देने वाली थी और देवांश को स्वयं को सिद्ध करने का अवसर। देवांश ने यह दायित्व स्वीकार किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई विजय भाव नहीं था। उसके लिए यह उत्सव का क्षण नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का आरंभ था। उसी दिन से उसके निर्णयों पर पहले से अधिक निगरानी रखी जाने लगी। हर आदेश, हर संवाद, हर मौन, सबका मूल्यांकन होने लगा। राज्य के भीतर प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ लोगों ने इसे आशा के रूप में देखा, कुछ ने खतरे के रूप में। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि देवांश का शासन पुराने ढर्रे से अलग है। उसने कुछ कठोर निर्णय भी लिए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, कुछ करों को सख्ती से लागू कराया और कुछ लोकप्रिय लेकिन अव्यावहारिक प्रस्तावों को अस्वीकार किया। इससे उसकी छवि केवल दयालु राजकुमार की नहीं, बल्कि संतुलित शासक की बनने लगी। रानी मृगनयनी यह सब दूर से देख रही थी। उन्होंने हस्तक्षेप कम किया, लेकिन निरीक्षण कभी नहीं छोड़ा।
उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि देवांश केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सीख से भी काम ले रहा है। उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और अनुभवी लोगों की सलाह को महत्व देना शुरू किया। यह परिवर्तन धीमा था लेकिन गहरा था। राजा का अंत निकट आया। अंतिम क्षणों में उन्होंने देवांश का हाथ थामा। शब्द बहुत कम थे लेकिन भाव बहुत गहरे। वह क्षण सत्ता के हस्तांतरण का नहीं बल्कि विरासत के स्वीकार का था। राजा के निधन के साथ ही राज्य में शोक छा गया, लेकिन उसके भीतर एक नई स्थिरता भी जन्म ले रही थी। अंतिम संस्कार के बाद रानी मृगनयनी ने स्वयं पीछे हटने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य को नए समय के अनुसार चलना चाहिए। यह निर्णय देवांश के लिए सबसे बड़ा भार था। अब वह किसी छाया में नहीं था। अब हर सफलता और हर असफलता सीधे उसके नाम से जुड़ने वाली थी। राज्य ने धीरे धीरे उसे स्वीकार करना शुरू किया। कुछ विरोध अभी भी थे, लेकिन वे अब खुले विद्रोह में नहीं बदल रहे थे, क्योंकि देवांश ने यह सिद्ध कर दिया था कि वह न तो अंधा करुणामय है, न ही निर्दयी शासक। वह दोनों के बीच का मार्ग चुन रहा था, कठिन लेकिन टिकाऊ। रानी मृगनयनी अपने कक्ष में बैठी यह सब देखती रहीं। उन्होंने पहली बार मन ही मन स्वीकार किया कि शायद इतिहास हमेशा चालाकी का पक्ष नहीं लेता। कभी कभी वह सच्चाई को भी अवसर देता है, यदि वह सीखने को तैयार हो। और राज्य की हवा में अब वही असामान्यता नहीं थी। अब वहां एक नई स्थिरता थी, जिसमें प्रश्न अब भी थे, लेकिन दिशा भी थी। देवांश जानता था कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ अनुभव की छाया और जनता का विश्वास दोनों थे। इतिहास ने अपनी सांस छोड़ दी थी, क्योंकि अगला युग शुरू हो चुका था। न पूरी तरह भोलेपन का, न पूरी तरह चालाकी का, बल्कि उस संतुलन का जहां शासन केवल सत्ता नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। समय आगे बढ़ा, लेकिन शांति के इस आवरण के नीचे कई ऐसे प्रवाह थे जो अभी दिखाई नहीं देते थे। देवांश सिंहासन पर बैठ तो गया था, पर उसे भली भांति ज्ञात था कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं, कोष भरा हुआ था और जनता में असंतोष नहीं था। पर राजनीति केवल वर्तमान से नहीं चलती, वह भविष्य की आशंकाओं से संचालित होती है, और इन्हीं आशंकाओं ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। दरबार में कुछ चेहरे ऐसे थे जो मुस्कुराते हुए भी देवांश की ओर ऐसे देखते थे जैसे किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हों। वे वही लोग थे जो रानी मृगनयनी की छाया में वर्षों से सत्ता का स्वाद चखते आए थे। अब उन्हें भय था कि यह नया राजा यदि सच में स्वतंत्र होकर शासन करने लगा तो उनकी जड़ें हिल सकती हैं। वे खुला विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मौन को ही अपना हथियार बनाया। इसी दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्से से कर वसूली में कमी की खबर आई। यह साधारण प्रशासनिक चूक नहीं थी। देवांश ने तुरंत जांच बैठाई, लेकिन जांच से पहले ही कई मंत्रियों ने सलाह दी कि अभी इस विषय को दबा दिया जाए, क्योंकि राजा के राज्यारोहण के बाद यह पहला बड़ा विवाद बन सकता है। देवांश ने उनकी बात सुनी, लेकिन स्वीकार नहीं की। उसने कहा कि यदि आरंभ में ही सत्य से समझौता किया गया तो आगे चलकर शासन केवल समझौतों का बोझ बन जाएगा। जांच में जो सामने आया उसने पूरे दरबार को हिला दिया। वर्षों से वही अधिकारी जिन्हें सबसे ईमानदार माना जाता था, कर में हेराफेरी कर रहे थे। यह केवल धन का मामला नहीं था, यह भरोसे का प्रश्न था। देवांश ने बिना किसी विलंब के उन्हें पद से हटाया और सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि शासन में पद किसी की विरासत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यह निर्णय कठोर था, लेकिन आवश्यक। इस फैसले के बाद पहली बार जनता ने देवांश को केवल राजा नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक मानना शुरू किया। गांवों में, बाजारों में और मंदिरों के प्रांगणों में लोग उसके निर्णयों की चर्चा करने लगे। यह चर्चा प्रशंसा से भरी थी, लेकिन इसी के साथ सत्ता के गलियारों में असंतोष की आग भी सुलगने लगी। उसी समय राज्य की दक्षिणी सीमा पर हलचल शुरू हुई। एक पड़ोसी सामंत जो वर्षों से शांत था, अचानक अपनी सेना बढ़ाने लगा। यह स्पष्ट संकेत था कि वह स्थिति को परख रहा है। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि अभी युद्ध की तैयारी दिखाना जोखिम भरा होगा।
जबकि कुछ ने कहा कि यदि शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया गया तो कमजोरी समझी जाएगी। देवांश ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर एक तीसरा मार्ग चुना। उसने सेना को सतर्क किया, लेकिन सीमाओं पर नहीं भेजा। उसने उस सामंत के पास एक दूत भेजा, संदेश के साथ नहीं बल्कि संवाद के निमंत्रण के साथ। यह निर्णय कई लोगों को अजीब लगा, लेकिन देवांश जानता था कि हर युद्ध तलवार से नहीं और हर शांति समझौते से नहीं जीती जाती। कभी कभी सामने वाले को यह दिखाना जरूरी होता है कि सामने बैठा व्यक्ति भयभीत नहीं बल्कि सजग है। दूत लौटकर आया। वार्ता सफल नहीं रही, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि सामंत अभी युद्ध नहीं चाहता। वह केवल राज्य की नई व्यवस्था को परख रहा था। यह जानकारी देवांश के लिए पर्याप्त थी। उसने सीमा पर विकास कार्य शुरू करवाए, सड़कें, चौकियां और गांवों की सुरक्षा। यह संदेश स्पष्ट था, राज्य सजग है लेकिन आक्रामक नहीं। इसी बीच महल के भीतर एक और कहानी चल रही थी। रानी मृगनयनी अब सक्रिय राजनीति से दूर थीं, लेकिन उनकी आंखें सब देख रही थीं। वे समझ रही थीं कि देवांश अब उसी मार्ग पर चल रहा है जहां चालाकी नहीं, समझ काम आती है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि समझ रखने वाला शासक अक्सर अपनों से ही सबसे अधिक चोट खाता है। एक रात उन्होंने देवांश को बुलाया। यह कोई औपचारिक भेंट नहीं थी। माँ और पुत्र आमने सामने बैठे थे। मृगनयनी ने उससे पूछा कि क्या उसे कभी भय लगता है। देवांश ने उत्तर दिया कि भय नहीं, लेकिन संदेह अवश्य होता है, अपने निर्णयों पर, अपने लोगों पर और कभी कभी स्वयं पर भी। रानी ने मुस्कुराकर कहा कि यही संदेह उसे तानाशाह बनने से रोकेगा। समय के साथ देवांश का शासन गहराता गया। उसने शिक्षा पर बल दिया, किसानों के लिए नए नियम बनाए और न्यायालयों को अधिक स्वतंत्र किया। इन सुधारों से राज्य मजबूत हो रहा था, लेकिन जो लोग पुराने ढर्रे से लाभ उठा रहे थे वे भीतर ही भीतर एकजुट हो रहे थे। अंततः वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक रात महल में षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। कुछ मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने मिलकर सत्ता को कमजोर करने की योजना बनाई थी। उनका उद्देश्य राजा को हटाना नहीं था, बल्कि उसे इतना असहाय बना देना था कि शासन उनके इशारों पर चले। योजना अधूरी रह गई, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी। देवांश के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था। यदि वह कठोर दंड देता तो उसे निर्दयी कहा जाता, यदि क्षमा करता तो कमजोरी समझी जाती। उसने कई रातें इस निर्णय पर सोचते हुए बिताईं। अंततः उसने वही किया जो उसके स्वभाव के अनुरूप था। उसने दोषियों को दंड दिया, लेकिन सार्वजनिक अपमान से बचाया। उसने यह स्पष्ट किया कि अपराध क्षम्य नहीं, लेकिन सुधार संभव है। यह निर्णय इतिहास में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना। कुछ ने कहा कि उसने अवसर खो दिया, कुछ ने कहा कि उसने भविष्य जीत लिया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह कि राज्य में विद्रोह की जड़ें उसी क्षण कमजोर हो गईं। रानी मृगनयनी ने यह सब देखा और पहली बार उन्हें पूर्ण संतोष मिला। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चालाकी ने राज्य को संभाला था, लेकिन देवांश की सादगी उसे आगे ले जा रही है। वे जानती थीं कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। कुछ वर्षों बाद एक शांत सुबह रानी मृगनयनी ने इस संसार से विदा ली। उनका अंतिम संस्कार पूरे राज्य ने मां के रूप में किया, न कि केवल रानी के रूप में। देवांश उस दिन टूटा नहीं, बल्कि और अधिक स्थिर हुआ। उसने समझ लिया कि अब उसके पीछे कोई छाया नहीं है, केवल स्मृति है जो मार्ग दिखा सकती है, चल नहीं सकती। समय बीतता गया। देवांश का नाम इतिहास में एक ऐसे राजा के रूप में दर्ज होने लगा जिसने भोलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया और बुद्धिमत्ता को छल नहीं बनने दिया। उसने सीखा कि चालाकी तत्काल विजय देती है, लेकिन विश्वास दीर्घकालिक स्थिरता देता है। राज्य समृद्ध हुआ, सीमाएं सुरक्षित रहीं, जनता ने पहली बार शासन को अपना समझा और देवांश ने अंततः यह स्वीकार कर लिया कि राजा होना सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को परखना है। और जब वर्षों बाद एक और सूर्योदय हुआ, वैसा ही शांत, वैसा ही उजला, तो महल की हवा में कोई गंभीरता नहीं थी। वहां संतुलन था, और उसी संतुलन में इस कथा का अंत भी छिपा था।
क्योंकि यह कहानी न केवल एक चालाक रानी और भोले राजकुमार की थी, बल्कि उस यात्रा की थी जहां सत्ता सीख बनती है और सीख अंततः विरासत।